गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम जो सेट हम चल रहा था हमारा सेट फॉर जीजे 2024। आज उसको हम जो बाकी क्वेश्चन रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे। हम लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर रहे थे हम। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो हर प्रश्न 3 नंबर का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5 का की पहला प्रश्न है यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य को समझाइए। तो जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं हम उनको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इनका हम काम बता दें एक लाइन में। इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है कि ये क्या करता है, जो डीएनए होता है उसको कट करता है। ठीक है, डीएनए को कट करेगा ये। तो यहाँ पर इसलिए इसको हम यहाँ पर आणविक कैचिया भी बोलते हैं इसको, या मोलिकुलर सीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आणविक कैचिया इनको बोला जाता है। अब क्या होता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये हमारा जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर पाया जाता है। जैसे ये मैंने दिखाया एक बैक्टीरिया है, ये इसका मेन डीएनए होता है और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं यहाँ पर। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, जो भी बाहर से कोई अगर डीएनए, कोई भी डीएनए, किसी वायरस का डीएनए इन्फेक्टेड इसको करता है, इन्फेक्ट करता है इसको, या कोई डीएनए इसके अंदर एंटर करता है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस डीएनए को कट कर देता है, काट देता है उसको। ठीक है, तो इसके एक यहाँ पर सिस्टम बनता है, इसको बोलते हैं आरएमएस। आरएमएस का मतलब है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ये यहाँ पर एक सिस्टम बनाता है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बैक्टीरिया के अंदर, जो मेन डीएनए को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन जो बाहर से कोई डीएनए आता है उसको कट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखेंगे, एक है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एक है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और तीसरा है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तीनों की खासियत क्या होती है कि जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो डीएनए को, जैसे हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है, तो इस डीएनए को छोर पर कट करेगा। ठीक है, कहां पर कट करेगा, छोर यानी कि एंड्स पर कट करेगा, बाहर बाहर। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो डीएनए को उसके अंदर कट करता है, विद इन द डीएनए, डीएनए के अंदर कट करेगा। ठीक है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये डीएनए को कट करता है एक स्पेसिफिक साइट पर, एक विशेष स्थान पर, एक स्पेसिफिक साइट पर। कोई स्पेसिफिक साइट होती है, यहाँ पर एक सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वहां पर कट करेगा ये। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं से ही बनाए जाते हैं। कुछ यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे EcoR1 हो गया, जैसे कि यहाँ पर BAM-H1 हो गया, SAL1 हो गया, हिंद सेकंड हो गया, ऐसे ही PVU फर्स्ट है, PVU सेकंड है। बहुत सारे मतलब जो है ना अभी तक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो बनाए जा चुके हैं। तो ये जो बनते हैं ये सब बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं सारे। तो जैसे सबसे पहला जो यहाँ पर आप देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया गया था उसका नाम था हिंद सेकंड। और ये जो एंजाइम बनाया गया था ये एक बैक्टीरिया से बनाया गया था और उस बैक्टीरिया का नाम था यहाँ पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ठीक है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से हिंद सेकंड को बनाया गया। और बनाने वाले कौन थे, उनका जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो कौन थे, वो थे 3 साइंटिस्ट, एक थे स्मिथ, एक थे कीली और एक थे विल्कॉक्स। इन्होंने 1968 में यानी कि 1968 में इस हिंद सेकंड को बनाया। इसकी खासियत ये थी कि ये एक स्पेसिफिक साइट पर, यानी कि एक स्पेसिफिक साइट थी 6 बेस पेयर की, यानी कि 6 नाइट्रोजनी जो जोड़े थे, युग्म थे, वहां पर उसको कट करता था। यानी कि डीएनए में, पूरे डीएनए में, ये डीएनए है माना, इस डीएनए में एक स्पेसिफिक साइट होती है, या सॉरी स्पेसिफिक साइट बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, उस सीक्वेंस पर जो है ये कट करता है, जहां भी वो सीक्वेंस मिलेगा इस डीएनए में उसको ये कट करेगा वहां पर। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि जो स्पेसिफिक साइट होती है 6 बेस पेयर की, 6 बेस पेयर की, तो 6 बेस पेयर की यहाँ पर आप देखेंगे ये GAATTC। ठीक है, GAATTC जो है यहाँ पर ये 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। तो डीएनए में जहां भी ये सीक्वेंस मिलेगा इसको, हिंद सेकंड को जहां भी ये सीक्वेंस मिलेगा वो इसको कट करेगा इस साइट पर। ठीक है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो होता है दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है सेम, जैसे GAATTC, इधर से पढ़ेंगे तो GAATTC। तो जहां भी ऐसा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा उसको इसी सीक्वेंस पर जो है वो कट कर देगा इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो हिंदी सेकंड का मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद में अब हम यहाँ पर नेमिंग और देख लेते हैं कि इसकी नेमिंग जो है वो। तो बच्चों अब इसका हम नामकरण देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के हम नाम कैसे रखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जैसे सबसे 2 मतलब यहाँ पर रूल्स हैं नाम रखने के इसके, कि यहाँ पर जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसे हमारा हिंद सेकंड है यहाँ पर, तो इसका जो पहला लेटर होगा, पहला लेटर यानी जैसे H है इसका, तो पहला लेटर, ये जो बैक्टीरिया का पूरा नाम है, ये इसका नाम जो है ये जीनस है और ये स्पीशीज है। तो यहाँ पर जो पहला लेटर लिया जाएगा
वो इसके जीनस का लिया जाएगा, जीनस का पहले लेटर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका स्पीशीज नेम है, तो नेक्स्ट के जो दो मतलब जो है उसके लेटर हैं वो उसके स्पीशीज से लिए जाएंगे। बाकी का जो डी है वो यहाँ से, जो आर डी लिखा हुआ है ये यहाँ से ले लिया जाएगा। और सेकंड यानी कि जो रोमन अंक में लिखा जाता है, ये एक ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में ये इसको बैक्टीरिया से निकालते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इको आर1 है। इको आर1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि एक बैक्टीरिया होता है इश्चेरिचिया कोलाई RY13 से, ठीक है। इसको निकाला गया है, नाम भी देख लीजिए इसका, इको आर1 का नाम भी कैसे रखा गया। यहाँ पर आप देखेंगे जो ई है ये यहाँ इश्चेरिचिया से ले ली गई है, और जो दो लेटर हैं आगे के वो इस कोलाई से ले लिए गए हैं, बाकी का आर यहाँ से आ गया है, और जो फर्स्ट है वो इसका ऑर्डर है। इसी तरीके से BAM-H1 है। BAM-H1 जो होता है एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बेसिलस एमाइलोलिक्विफेसेंस H। तो इससे मतलब BAM-H1 को निकाला गया है, बनाया गया है। एक होता है इको आर सेकेंड यानी इश्चेरिचिया कोलाई R245 से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अच्छा सा क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। तो बच्चों अब देखिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 5 का। ये है क्वेश्चन हमारा, अनुकूली विकिरण पर टिप्पणी लिखिए। अनुकूली विकिरण मतलब एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सारी आपने जातियां देखी होंगी, कुछ सिमिलरिटी उसमें लगती है, दिखाई देती है ना। समजाति बोल सकते हो उनको, जैसे आप अगर देखें अपने आसपास, जैसे कैट है या लेपर्ड है ना, तेंदुआ, या फिर मतलब जो है चीता है या बाघ है ना। ये सारी जो है जो जीव हैं, ये सब कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस इसमें आपको दिखाई देती है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं इनका पूर्वज एक ही रहा होगा। तो विभिन्न प्रकार के जीव एक ही पूर्वज से उत्पन्न होकर और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैल जाना उनका, ठीक है। और वहां की मतलब जो परिस्थितियां हैं या जो जलवायु, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना और फिर एक नई जाति में जो है वो विकसित हो जाना, ये कहलाता है हमारा अनुकूली विकिरण। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी पूर्वज, जैसे ये जातियां हैं तो इनका पूर्वज कहीं ना कहीं एक होता है। जैसे यहाँ से एक इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे कोई पूर्वज रहा होगा, जब इसके जीव यहाँ पर बने तो यहाँ पर सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग नहीं रही, तो इन्होंने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। कुछ इस भौगोलिक क्षेत्र में चलेगा, कुछ इस भौगोलिक क्षेत्र में चलेगा, कुछ यहाँ चलेगा, कुछ यहाँ चलेगा। अब इन भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ पे गए, ज्योग्राफिकल एरिया में, वहां की जलवायु अलग थी, तो उसी जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को उन्होंने ढाल लिया और धीरे धीरे करके वो उसी के अनुसार बन गए और उनमें थोड़ी विभिन्नताएं आ गई और नई जातियां उन्होंने बना ली। तो इस तरीके से एक पूर्वज से उत्पन्न होकर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में फैल जाना को हम बोलते हैं यहाँ पर अनुकूली विकिरण या अडेप्टिव रेडिएशन। यहाँ पर 3 बेस्ट एग्जांपल्स हैं उसके, जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे, बेस्ट एग्जांपल है हमारे डार्विन की फिंचेस, जैसे कि देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल, जैसे देखेंगे आप यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के स्तनधारी। डार्विन की फिंचेस का क्या है, यहाँ पर डार्विन ने एक देखा, एक आइलैंड पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर मतलब वेराइटीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पर इन्होंने देखी जिसकी बीक्स जो थी वो अलग अलग तरह की थी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये जितनी भी चोंच वाली जो पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार की चोंच वाली पक्षी, ये किसी एक ही पक्षी से जो सीड खाता था, बीज खाता था, उससे ये इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एक एडेप्टिव रेडिएशन का अच्छा उदाहरण है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल में क्या है कि जो विभिन्न प्रकार के मार्सुपियल दिखाई देते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो किसी एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। उनका जो एंसेस्ट्रल स्टॉक था वो सेम था बिल्कुल एकदम। ऐसे ऑस्ट्रेलिया के स्तनधारी भी वहां के मार्सुपियल से ही, वहां पर जो मार्सुपियल है ना, उनसे ही मतलब जो है स्तनधारी वो विकसित हुए थे। तो देखिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अनिषेक फलन मतलब पार्थेना कॉर्पी। तो यहाँ पे देखेंगे जनरली क्या होता है कि जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है, ठीक है, और निषेचन के बाद, जब निषेचन होता है, ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, हमारा फल बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ पौधों में कि बिना निषेचन के ही, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल बन जाता है, ठीक है, और उस फल को हम बोलते हैं यहाँ पर अनिषेक फल। ऐसे फल जनरली सीडलेस होते हैं, यानी कि बीज रहित होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे केला, अंगूर, अनानास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ फलों पर हम कुछ हार्मोन्स, ये प्लांट हार्मोन्स है हमारे, जैसे कि ऑक्सिन, जैसे कि जिब्रेलिन, इन हार्मोन्स को भी हम यूज करते हैं सीडलेस फलों को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन हार्मोन्स का फलों पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि उनमें सीड जो है वो वहां पे मतलब गायब हो जाते हैं एक तरीके से कहें, तो वहां पर क्या है, सीडलेस हमें फ्रूट्स प्राप्त होते हैं ऐसे भी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मतलब जो है फल हैं जैसे कि पॉमग्रेनेट यानी अनार, जैसे कि अनार हो गया, और जैसे कि आप नारियल हो गया, उसका हम सीड खाते हैं, अनार का सीड खाते हैं। ऐसे फलों पर हम ये जिब्रेलिन यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसे फलों पर हमने जिब्रेलिन या ऑक्सिन यूज किया तो हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे, वो सब बेकार हो जाएंगे फल, ठीक है। तो ये पार्थेनोकॉर्पी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसारी विकास को उदाहरण से समझाइए। अपसारी विकास मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं बहुत सारे ऐसे, कि जो मतलब या सभी के पक्षी की बात उसकी बात करें, हम सभी जीवों की बात करें तो सभी जीवों में जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि विभिन्न जो अंग होते हैं वो जरूरतों के हिसाब से, आवश्यकताओं के हिसाब से जो है ना विभिन्न प्रकार में जो है वो विकसित हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं हम यहाँ पर अपसारी विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम यहाँ पर मनुष्य के हाथ, घोड़े की अगली टांगें और पक्षी के पंख। ठीक है, अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, यानी कि इनकी अगर हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें, अगर इनकी हम आंतरिक संरचना देखें, तो मनुष्य के हाथ की बात करें तो वो भी मनुष्य के हाथ में अगर बोन्स की बात करें, जो इसका आंतरिक संरचना है इसकी, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजिस, ये मिलेंगी। आपको घोड़े की अगली टांगे जो है उसमें भी यही सब क्रम, यही संरचना मिलेगी, ह्यूमरस वगैरह मिलेगी। पक्षी के पंख जो होते हैं उनकी अगर बात करेंगे तो उनमें भी यही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर तो उनका सेम है, लेकिन इनकी जरूरतों के हिसाब से, आवश्यकताओं के हिसाब से ये विभिन्न कार्यों में बदल गए। जैसे कि मनुष्य के हाथ विभिन्न कार्य करता है, घोड़े की अगली टांगे दौड़ने का काम करती हैं, और पक्षी के पंख जो है वो उड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल हो रहा है, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया। बोगेनविलिया का जो थॉर्न होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो स्टेम से बना होता है, यानी कि जो तना होता है उससे बना होता है। ये थॉर्न होता है बोगेनविलिया का, कांटा। ठीक है, ये किसका रूपांतरण है, ये तने का रूपांतरण है। ठीक है, तने से बनता है। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पर आप देखेंगे टेंड्रिल है, टेंड्रिल होता है एक स्प्रिंग लाइक रचना होती है। तो जैसे माना एक तना है, तना जो होता है वो जैसे आप कुकुरबिटा में देखेंगे, कुकुरबिटा मतलब जैसे लौकी, खीरा, कद्दू और करेला और तुरई वगैरह, ये सब कुकुरबिटा में आते हैं, तरबूज, खरबूज। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके जो तने होते हैं वो तने क्या करते हैं, इस तरीके से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इन्हीं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम यहाँ पर टेंड्रिल। तो इनका दोनों का विकास जो होता है वो सेम पॉइंट से होता है या सेम ऑर्गन से होता है। जैसे कि तने से होता है, इसका भी तने से होता है, इसका भी तने से विकास होता है, लेकिन ये काम इनका अलग अलग होता है। जैसे थॉर्न का काम होता है वो डिफेंस का काम होता है, रक्षा करना पौधे की, और टेंड्रिल का काम जो होता है वो पौधे को जो है वो सहारा देना होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट अलग अलग जरूरतें होती हैं, उसके हिसाब से ये अपना स्ट्रक्चर बदल लेते हैं, लेकिन इनका जो विकास होता है वो किसी एक ही मतलब जो है ना स्ट्रक्चर से होता है। यही कहलाता है हमारा अपसारी विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पर। अंतरण आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। अंतरण आरएनए मतलब टीआरएनए। टीआरएनए की फुल फॉर्म है यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए जो कि एक एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, इसका जो काम है, कार्य समझिए सबसे पहले क्या है। इसका काम होता है सिर्फ अमीनो एसिड को, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड होते हैं उनको राइबोसोम तक ले जाना, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। तो ये अमीनो एसिड को यहाँ राइबोसोम तक ले जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब ट्रांसफर आरएनए की बात करें यहाँ पर, तो इसको हम सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, एसआरएनए। ठीक है, पहले बोला जाता था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको टीआरएनए बोला गया। अब इसकी संरचना की बात करें यहाँ पर, तो ये एक मतलब अगर जो संरचना मैंने बनाई है टीआरएनए की, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, द्वितीय संरचना है, और ये द्वितीय संरचना क्लोवर लीफ लाइक होती है। ठीक है, लेकिन जो इसका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है बड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है इसका, और बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर होता है उसका, वो होता है उल्टा एल शेप स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो क्लोवर लीफ लाइक है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये कि अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होती है, इसी आर्म पर आकर जो अमीनो एसिड होता है वो आकर अटैच होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर टी लूप होता है। टी लूप क्या करता है यहाँ पर, ये राइबोसोम से अटैच होता है, राइबोसोम से। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एंटीकोडन लूप होता है यहाँ पर। एंटीकोडन लूप क्या करता है, जो एमआरएनए पर कोडोन होते हैं उनको रीड करता है, उनको कोड करता है यहाँ पर। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अमीनो एसिड लेकर आता है। ठीक है, जो भी कोडोन यहाँ पर कोड करेगा उसके हिसाब से अमीनो एसिड लेकर आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि स्टॉप कोडन के लिए कोई भी टीआरएनए मौजूद नहीं होता, सब अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए होंगे। ठीक है, लेकिन स्टॉप कोडन के लिए कोई भी टीआरएनए यहाँ पर मौजूद नहीं होता। यहाँ पर ये वेरिएबल आर्म होती है बेटा। वेरिएबल आर्म क्या काम करती है यहाँ पर, वेरिएबल आर्म जो है वो हर टीआरएनए को डिफरेंट बनाती है, वरी करती है उसको, हर टीआरएनए अलग होता है इससे। ठीक है, और यहाँ पर डी लूप होता है, ये अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम होता है, जो कि यहाँ पर अटैच होता है राइबोसोम से, और ये फंक्शन कार्य करता है उसको जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपियोइड्स ड्रग्स को उदाहरण से ही समझाइए। तो ओपियोइड्स जो होते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे हम इनको अफीम बोल देते हैं, या पॉपी प्लांट जो होता है, ठीक है, उससे ये बनते हैं। ठीक है, तो पॉपी प्लांट यानी कि अफीम जो होता है उसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो होता है पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, और यहाँ पर इसके लेटेक्स से एक मॉर्फिन मिलती है।
ठीक है। तो मॉर्फिन को पहले मतलब जो है दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल करते थे, पेन किलर के रूप में, या फिर सेडेटिव के रूप में करते थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये ड्रग्स ऐसे यूज होती थी, लेकिन जब हमने इसका एसिटाइलेशन किया, ठीक है, मॉर्फिन का, जब मॉर्फिन को हमने एसिटाइलेशन किया, तब यहाँ पर हमें हेरोइन और स्मैक मिले, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब जो है खतरनाक ड्रग्स हैं ये, ठीक है, हेरोइन और स्मैक। तो अगर इसकी बात करें, हेरोइन और स्मैक होते होते कैसे हैं, ये एकदम बिटर, कड़वे, और आप देखेंगे व्हाइट कलर के और रवेदार, मतलब जो है ये कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जो हेरोइन जो होता है इसमें एकदम मतलब जो है आप देखें, ये एक तरीके से डिप्रेसेंट होता है और बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। इन ओपिएट्स की बात करें यहाँ पर, तो ओपिएट्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं, ओपिएट्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर होते हैं, ठीक है, इसमें, और वहां पर जाके ये रिसेप्टर पर बाइंड करता है, ठीक है, ओपियोइड्स, और वहां पर जाके बॉडी के जो फंक्शंस हो वो सारे स्लो डाउन हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों को आरेखीय चित्र द्वारा दर्शाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ये फूड चेन बनाई, एक तरीके से कहें तो यहाँ पर हम, ठीक है, एक पिरामिड है ये, तो इसमें विभिन्न पोषक स्तर मैंने दिखाए यहाँ पर, तो पोषक स्तर को ही हमें दिखाना है यहाँ पर आरेखीय चित्र द्वारा। तो ये पोषक स्तर है यहाँ पर, पोषक स्तर को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल जैसे ये पहला पोषक स्तर, दूसरा पोषक स्तर, तीसरा, चौथा, या हम कहेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। यहाँ से मैंने टी से इसको दर्शाया है, जैसे T1 यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, T2 यानी कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल, T3 एंड T4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, इसमें सभी जो भी होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि उत्पादक होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि प्राथमिक उत्पादक। इसी तरीके से यहाँ पर इसके बाद में फिर जो अगला जो ट्रॉफिक लेवल आता है वो आता है प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीय उपभोक्ता, और इसके बाद में टर्शरी कंज्यूमर यानी कि तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन होते हैं, जैसे अभी मैं बात करूं यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन कौन होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पादप प्लावक होते हैं यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स, या घास होती है यहाँ पर, या फिर वृक्ष होते हैं, ये सब जो है वो उत्पादक होते हैं। इसके बाद में देखेंगे आप यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे जंतु प्लावक, खरगोश, गाय, ये सब सब ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। और ये सब कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं ये, ठीक है। जैसे जंतु प्लावक हो गए, और ये मतलब वो खरगोश हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पर गाय हो गए। तो ये सब क्या है, शाकाहारी हैं और प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, ठीक है, जैसे कि मछली हो गई, जैसे भेड़िया हो गया, ठीक है, जो इनको फीड करता है, इनको खाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर चौथा जो ट्रॉफिक लेवल होता है उच्च मांसाहारी आते हैं इसमें, और ये जो होते हैं यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर होते हैं यानी कि तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ये टॉप लेवल के कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, जो मांसाहारी होते हैं, जैसे कि मनुष्य और शेर। तो इस तरीके से ये पोषक स्तर को मैंने यहाँ पर ये दिखाया गया है, तो आप इसको डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक है, और ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको 3 नंबर का ये पक्का हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर।